बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 है, ये इंजाइम्स के हवाले से हम बात करेंगे। देखिए, इंजाइम जो है ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन का सबसे अहम ग्रुप है, इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, यानी ये ऐसे कैटालिस्ट हैं विच आर ओनली प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, जिन्हें लिविंग सेल प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि दे ट्रिमेंडसली, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी को ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन है उनकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कैटालिस्ट जो हुए। और ये स्पेसिफिक होते हैं अपने केमिकल रिएक्शन में, कि ये मखसूस होंगे अपने केमिकल रिएक्शन में। आगे हम बात करेंगे कि बाज़ एंजाइम सिर्फ एक किस्म के सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करता है, बाज़ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो पूरे ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक होंगे, मखसूस होंगे। ये नहीं है कि एक एंजाइम हर किस्म के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, विदाउट एंजाइम रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस, विदाउट एंजाइम रिएक्शन कैन टेक प्लेस। ये रिएक्शन होंगे लेकिन बट स्लो स्पीड, लेकिन ये बहुत कम रफ्तार पे होंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा? दैट मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल, जिससे ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन बन जाएगी। तो इसलिए बॉडी में एंजाइम के बगैर रिएक्शन होंगे, लेकिन इतनी स्लो स्पीड में होंगे जिसके लिए ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया एंजाइम का। अगर मैं केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करूं तो एंजाइम जो हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स अमाइनो एसिड्स। देखिए, इसमें कई सैकड़ों अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन जो हुए। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये पहले आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़ते हैं। ये लिंक्ड होंगे, यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होगी, लिंक्ड होंगे। जब लिंक हो जाएंगे उसके बाद इनकी कॉइलिंग होगी या फोल्डिंग होगी, तो बल खाएंगे या फिर ताहें लगाएंगे। कॉइलिंग और फोल्डिंग से ये फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एंजाइम जो हैं ये ग्लोब जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, ये फंक्शनल प्रोटीन हैं। और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि इनमें हंड्रेड्स अमाइनो एसिड्स हैं, और ये अमाइनो एसिड पहले आपस में लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड होने के बाद फिर जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, वो चेन बल खाएगी या तह लगाएगी, जिससे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। अब एंजाइम की जो ये कैटालाइटिक एक्टिविटी है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो तोड़ फोड़ करने वाली सरगर्मी है, इज़ रिस्ट्रिक्टेड, वो महदूद होती है इन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के छोटे से हिस्से मौजूद है। मतलब ये हुआ कि एंजाइम हर जगह से आमतौर पर रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसकी कैटालाइसिस करने वाली एक छोटी सी जगह है, इसको नाम देते हैं हम एक्टिव साइट। जी, कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम is restricted in a small portion of enzyme known as the active site। और जो एंजाइम से रिएक्ट करे, रिएक्टेंट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम से रिएक्ट करे हम उसे नाम देते हैं सबस्ट्रेट। तो अब आप जान गए होंगे कि सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से रिएक्ट करता है। अब देखें, जब एंजाइम बना हुआ था हंड्रेड्स अमाइनो एसिड पर, तो एक्टिव साइट एक छोटा सा हिस्सा है। तो सम अमाइनो एसिड्स, कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं उन 100 में से मेंटेन द एक्टिव साइट। तो चंद अमाइनो एसिड या कुछ अमाइनो एसिड से ये एक्टिव साइट बनी होती है, वाइल द बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड, बल्क ढेर को कहते हैं। तो जो बाकी अमाइनो एसिड का ढेर है वो एंजाइम की इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। तो 100 में से सम अमाइनो एसिड तो इसकी एक्टिव साइट को बनाएंगे, स्पेशल किस्म के अमाइनो एसिड जिन पर चार्ज होगा, और बाकी जो अमाइनो एसिड का ढेर है वो मेंटेन करेगा एंजाइम की इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स को।
अब एंजाइम किस तरह काम कर सकते हैं देखें, सम एंजाइम आर सॉलिडली प्रोटीन, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो मुकम्मल प्रोटीन हैं, उनमें कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं होती। तो सम एंजाइम जो हैं ये जी सम एंजाइम्स जी सॉलिडली प्रोटीन, मुकम्मल प्रोटीन है। लेकिन जो मोस्ट एंजाइम हैं दे हैव नॉन प्रोटीन पोर्शन, उनके अंदर प्रोटीन के अलावा कोई और हिस्सा मौजूद होता है, उस नॉन प्रोटीन पोर्शन को नाम देते हैं कोफैक्टर। जी मैंने बात की कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें मुकम्मल प्रोटीन है, कोई और चीज़ नहीं होती, लेकिन जो मोस्ट एंजाइम हैं जी मोस्ट एंजाइम है उनके अंदर प्रोटीन के अलावा यानी नॉन प्रोटीन पोर्शन या पार्ट मौजूद होता है, उसे कहते हैं कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर जो है ये एंजाइम की प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दो काम करता है कोफैक्टर एंजाइम के लिए। पहली बात कि दिस कोफैक्टर एक्ट एज द ब्रिज, ये पुल जैसा काम करेगा, जैसे पुल दरिया के दो किनारों को मिला देती है, तो ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिलाएगा। तो ब्रिज किसके दरमियान बनेगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। और अगर ये ब्रिज ना बनता होता तो लाज़िम बात है फिर कैटालाइसिस ना होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोफैक्टर जो है ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इनका बराह रास्त रोल है जी कैटालाइसिस में। इसी तरह सम टाइम ये जो कोफैक्टर है आल्सो प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बाज़ दफ़ा ये एनर्जी का ज़रिया मुहैया करता है कि अगर ये कोफैक्टर फ़र्ज़ करें आयरन है तो आयरन इलेक्ट्रॉन लेता और देता है, तो इलेक्ट्रॉन फिर हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, तो लाज़िम बात है उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो कोफैक्टर जो है ये प्रोवाइड करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर ये एनर्जी का ज़रिया ना मुहैया करते होते तो रिएक्शन आमतौर पे बॉडी के अंदर प्रोसीड नहीं होते, जारी नहीं होते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शंस को एक्टिवेशन के लिए, रिएक्शन को जारी रखने के लिए जी ये एनर्जी ज़रूरत होती है, और एनर्जी कौन मुहैया करता है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ने दो काम किए, एक ब्रिज वाला काम किया कि इसने सबस्ट्रेट और एंजाइम को मिलाना है, तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, बराह रास्त हिस्सा लेता है कैटालाइसिस में। दूसरा है कि इट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी, अदरवाइज रिएक्शन इम्पॉसिबल, कि अगर ये एनर्जी ना देता होता तो फिर रिएक्शन बॉडी में होते ही ना। अच्छा, अब देखना ये है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं दे यूज़ मेटल आयन, वो मेटल आयन्स को मसलन देखें आयरन है, मैग्नीशियम है जी, कॉपर है एंड सो ऑन, ये जो मेटल आयन है इनको यूज़ करते हैं एज ए कोफैक्टर, यानी उनमें कोफैक्टर के तौर पे ये मेटल आयन्स होते हैं। द डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर इफ इट इज इनऑर्गेनिक। जी मैंने बात की कि डिटैचेबल कोफैक्टर यानी ऐसा कोफैक्टर जो अलग है, अलग हो चुका हो, तो अलग हो जाने वाला जो कोफैक्टर है हम इसे कहते हैं एक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर है, और कब एक्टिवेटर होगा, इफ इट इज इनऑर्गेनिक। अच्छा भाई, जो कोफैक्टर है इसकी अटैचमेंट के हवाले से दो टाइप्स हैं जी। एक को हम नाम देते हैं जी प्रास्थेटिक ग्रुप, प्रास्थेटिक ग्रुप, दूसरे को नाम देते हैं को एंजाइम। प्रास्थेटिक ग्रुप क्या है तो वही कोफैक्टर, अगर ये एंजाइम के साथ यानी प्रोटीन के साथ कोविलेंटली अटैच हो जाए, मतलब टाइटली अटैच हो जाए, तो जब ये मजबूती के साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ यानी एंजाइम के साथ अटैच होगा, तो अब ये कोफैक्टर असल में प्रास्थेटिक ग्रुप है। तो प्रास्थेटिक जो ग्रुप है ये कोविलेंटली अटैच होता है विद द एंजाइम। और इसी तरह अगर यही नॉन प्रोटीन पोर्शन यानी कोफैक्टर जी लूजली अटैच है, ये ढीले तरीके से जुड़ा हुआ है विद द एंजाइम विद द प्रोटीन पोर्शन, देन इट इज कॉल्ड द को एंजाइम। यानी अटैचमेंट के हवाले से कोफैक्टर की दो टाइप्स होगी। अगर यही कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पोर्शन मजबूती से जुड़ा हुआ है, कोविलेंटली बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो प्रास्थेटिक ग्रुप है। और अगर यही कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पोर्शन लूज तरीके से लूजली अटैच है एंजाइम के साथ, तो फिर ये कहलाता है को एंजाइम। तो ये को एंजाइम कहलाएगा।
अब जो कोएंजाइम हैं ये रिलेटेड होते हैं विद द विटामिन्स, कि ये विटामिन से मिलते जुलते हैं। वजह कि विटामिन्स रॉ मटेरियल हैं, प्रिकर्सर हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, कि इनसे कोएंजाइम बॉडी में बनने होते हैं। ये ध्यान में रखना कि कोएंजाइम क्लोज रिलेटेड है, ज़्यादा मिलते जुलते हैं विटामिन्स के साथ, क्योंकि विटामिन जो है ये रॉ मटेरियल है जिनसे कोएंजाइम बॉडी में बनाए जाते हैं। अब जो कोएंजाइम है जी, इनके एग्जांपल आपको याद होगा NAD है, इसी तरह जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है मसलन ये हीम ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है, तो ये इसी तरह साइटोक्रोम में मौजूद हैं, तो ये प्रोस्टैटिक ग्रुप हैं। और जो कोएंजाइम है जैसे NAD है, NADP है, तो ये जी आमतौर पे कोएंजाइम हैं, लूजली अटैच होते हैं। अच्छा भाई, मैं बात कर रहा था कि कोएंजाइम से क्लोज रिलेटेड होते हैं विटामिन, क्योंकि विटामिन से बनने होते हैं कोएंजाइम। तो बॉडी को विटामिन की क्यों कम ज़रूरत होती है? वजह यह है कि कोएंजाइम एंजाइम का हिस्सा हैं, कि जब आम तौर पे देखें एंजाइम अटैच होंगे किसी सबस्ट्रेट के साथ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और फिर एंजाइम अलग हो जाते हैं अनअल्टर, बगैर किसी तब्दीली के, और फिर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो एंजाइम फिर यूज होंगे अगेन एंड अगेन। तो एंजाइम का क्योंकि ये कोएंजाइम भी हिस्सा होते हैं, तो एंजाइम की तरह कोएंजाइम भी ख़त्म नहीं होते, बार बार यूज़ होते रहते हैं। तो इसलिए बॉडी को हर दफ़ा इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बॉडी को विटामिन की ज़रूरत भी कम रहती है। तो बॉडी नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन, वजह कि ये विटामिन रॉ मटेरियल हैं कोएंजाइम का, तो कोएंजाइम लाइक द एंजाइम यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द रिएक्शन। अब ये एंजाइम कहाँ बनते हैं? सेल के अंदर बनते हैं, जहाँ बनते हैं वहाँ भी यूज़ हो जाते हैं, या आर नियर द साइट ऑफ प्रोडक्शन, या आमतौर पे जहाँ साइट होगी उसके करीब, जहाँ बने हैं उसके करीब भी यूज़ हो सकते हैं। अब बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में डिज़ाल्व होते हैं, हल होते हैं मोस्टली एंजाइम, और कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो टाइटली अटैच होते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल ऐसे एंजाइम जिनका ताल्लुक रेस्पिरेशन से होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होंगे। इसी तरह ऐसे एंजाइम जिनका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस से होगा, जी ये क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगे। और ऐसे एंजाइम जिनका प्रोटीन सिंथेसिस से होगा, ये राइबोसोम के साथ अटैच होंगे। अच्छा देखिए, एक हम टर्म यूज़ करते हैं होलो एंजाइम, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं जी एपो एंजाइम। एपो का मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जिससे हम कोफैक्टर या को एंजाइम को रिमूव कर दें, तो ये इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो इनएक्टिव एंजाइम को एपो कहेंगे, यानी एंजाइम फ्रॉम विच को एंजाइम या कहें प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दें, तो बकिया जो एंजाइम है जिसमें सिर्फ प्रोटीन पोर्शन होगा, ये एपो एंजाइम है। और ये इनएक्टिव होता है एंजाइम। हाँ, इसको एक्टिव कैसे बनाते हैं कि जब इसके अंदर हम प्रॉपर कंसंट्रेशन में को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऐड कर दें, तो फिर ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिस्टोर कर लेता है, दोबारा पा लेता है। तो इसका मतलब है वो फिर इनएक्टिव से जी क्या बन जाता है? एक्टिव। जो कंप्लीट एंजाइम है यानी एक्टिवेटेड एंजाइम है, यानी जिनके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पोर्शन दोनों मौजूद हों, ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो होलो एंजाइम जो है ये एक्टिवेटेड एंजाइम है और ये कंप्लीट होते हैं, यानी इनके अंदर एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पोर्शन दोनों मौजूद होते हैं। तो जो एक्टिव एंजाइम है वो होलो एंजाइम है, जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एपो एंजाइम है। अल्लाह हाफ़िज़।